नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत का संविधान जो इतना बड़ा दस्तावेज है उसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे बड़ी बड़ी किताबों के आखिर में अपेंडिक्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारे संविधान में भी कुछ है और इन्हें हम कहते हैं अनुसूचियां। इनका काम है संविधान को सिंपल और रीडेबल बनाए रखना। तो सवाल ये है कि भाई एक संविधान को अपेंडिक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब बिल्कुल सीधा सा है, ताकि जो मेन आर्टिकल्स हैं वो एकदम क्लियर रहें, उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जो लिस्ट बेस्ड डेटा है, उसे संभालने के लिए एक अलग जगह हो। बस ये अनुसूचियां वही डेडिकेटेड स्पेस। तो ऑफिशियली कहें तो अनुसूची संविधान का एक अपेंडिक्स ही है। ये वो हिस्सा है जहां सरकार कैसे काम करेगी, उससे जुड़े सारे जरूरी डिटेल्स, सारी लिस्ट्स और टेबल्स बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं। और देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है। जब 1949 में हमारा संविधान अपनाया गया था, तब उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, और आज है पूरी 12। ये जो बढ़ोतरी हुई है, ये साफ दिखाती है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज जो समय के साथ देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। तो चलिए आज इन्हीं 12 अनुसूचियों को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्र का ब्लूप्रिंट, यानी पहली 4 अनुसूचियां। फिर बात करेंगे पावर्स, पीपल्स और प्लेसेस की, यानी अनुसूची 5 से 8 तक। इसके बाद हम उन अनुसूचियों को देखेंगे जिन्हें बाद में जोड़ा गया, और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र के खाके की, अनुसूची 1 से 4। ये समझिए हमारे देश की नींव है, जो इसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। पहली अनुसूची बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये असल में भारत की ऑफिशियल ज्योग्राफिकल लिस्ट है। इसमें हमारे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं और उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, इसका पूरा ब्यौरा है। आगे बढ़ते हैं दूसरी अनुसूची पर। अब ये किससे जुड़ी है? ये जुड़ी है बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं से। मतलब ये तय करती है कि देश के टॉप ऑफिशियल्स को क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ताकि सब कुछ एकदम साफ और तय हो। और इसमें कौन कौन शामिल है, देखिए जरा। भारत के राष्ट्रपति से लेकर राज्यों के गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, और यहाँ तक कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी तक। मतलब जो सरकार के खर्चों पर नजर रखते हैं, वो भी। इससे पता चलता है कि ये कितनी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तीसरी अनुसूची का ताल्लुक है शपथ से, मतलब वो ओथ्स और एफर्मेशंस जो हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स पद संभालने से पहले लेते हैं। इसमें शपथ का पूरा फॉर्मेट दिया गया है, ताकि पूरे देश में इस प्रक्रिया में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। और इस पहले ग्रुप की आखिरी अनुसूची है चौथी। ये बहुत ही क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि ये तय करती है कि राज्यसभा में, जो कि संसद का अपर हाउस है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी। इससे देश के हर हिस्से को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। चलिए अब अगले ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। अनुसूचियां 5 से 8 जो जुड़ी हैं शक्तियों, लोगों और जगहों से। ये भारत की डाइवर्सिटी और गवर्नेंस चैलेंजेस को एड्रेस करती हैं। 5वीं और 6ठी ये दोनों ही अनुसूचियां ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हैं, पर इनमें एक बड़ा फर्क है। देखिए, 5वीं अनुसूची पूरे देश के शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन की बात करती है। वहीं 6ठी अनुसूची सिर्फ 4 राज्यों पर फोकस करती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के ट्राइबल एरियाज को ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, ताकि वो अपनी यूनिक कल्चर को बचा सकें। अब आते हैं 7वीं अनुसूची पर, और ये शायद सबसे जरूरी अनुसूचियों में से एक है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की रीढ़ है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। और ये बंटवारा होता है 3 सूचियों के जरिए। पहली है यूनियन लिस्ट, जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये शक्तियों का एक बहुत ही साफ बैलेंस बनाता है। इसके बाद है 8वीं अनुसूची। ये हमारे देश की भाषाई विविधता, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का एक जश्न है। इसमें 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है
इन भाषाओं को प्रमोट करने का, उन्हें सरकारी काम में इस्तेमाल करने का। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये तो बस कुछ नाम हैं। ये पूरी लिस्ट दिखाती है कि भारत भाषाओं के मामले में कितना समृद्ध है और ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब हम बात करेंगे उन 4 अनुसूचियों की जो संविधान में शुरू से नहीं थीं। ये एक विकसित होते संविधान की कहानी बताती हैं जिन्हें बाद में अमेंडमेंट्स के जरिए जोड़ा गया था। सबसे पहले है 9वीं अनुसूची। इसे 1951 में पहले ही अमेंडमेंट से जोड़ दिया गया था। क्यों? इसका मकसद था लैंड रिफॉर्म्स, यानी भूमि सुधारों से जुड़े कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाना, ताकि जमींदारी सिस्टम को खत्म किया जा सके। लेकिन इस अनुसूची की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। इसे बनाया तो गया था कानूनों को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए, एक तरह की ढाल के तौर पर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जो भी कानून डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। फिर आती है 10वीं अनुसूची। इसे 1985 में जोड़ा गया और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी है। इसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जानते हैं। इसका सीधा मकसद था नेताओं के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की प्रवृत्ति को रोकना। तो दल बदल या डिफेक्शन है क्या? आसान शब्दों में, जब कोई चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी पार्टी छोड़ दे। 10वीं अनुसूची इसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। और आखिर में है 11वीं और 12वीं अनुसूचियां, जिन्हें 1992 में जोड़ा गया। इन दोनों का फोकस है लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक, ग्रासरूट्स लेवल तक पहुंचाना। 11वीं अनुसूची पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार देती है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटीज को 18 विषयों पर अधिकार देती है। तो हमने देखा कि ये अनुसूचियां क्यों मायने रखती हैं। ये सिर्फ कुछ लिस्ट्स नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक गतिशील दस्तावेज जो भारत की बदलती ज़रूरतों के साथ खुद को ढालता रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज भारत नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज, डेटा प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सोचिए, अगर भविष्य में कभी 13वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसमें कौन सा मुद्दा होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे संविधान के भविष्य से जुड़ा है।